के माध्यम से किए जा रहे हैं कि इनके एयरपोर्ट को, जो पोखरा नाम का एयरपोर्ट है, उसे इनसे छीनने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि बिना इनसे कहे बीआरआई का उसे हिस्सा बना दिया गया। ऐसी स्थिति में हाल ही में नेपाल ने उनके बारे में जांच बिठाने का भी निर्णय लिया है। लेकिन इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री नेपाल पहुंचते हैं, पहुंच करके यहां के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात के दौर में ही निकल कर आता है कि यहां पर कुछ बड़े समझौते भी हुए, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। इन सारे के बारे में ब्रीफ डिटेलिंग इन्होंने अपने एक छोटे से वीडियो में दी, जिसमें इन्होंने बाकायदा शेयर किया कि ये यहां पर पहुंचे, भारत के प्रतिनिधियों ने और वहां के नेताओं ने इनका स्वागत किया, यहां के विदेश मंत्री से आपने मुलाकात की, भारत के जो सेंटर्स हैं वहां पर इन्होंने गमन किया, और साथ में जो भी ऑफिशियल्स, बड़े नेता हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उन सबसे मुलाकात करके यहां पर कुछ योजनाओं का, जिनका पहले प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया हुआ था, उनका इनॉग्रेशन किया। साथ ही साथ यहां पर जो अन्य जनप्रतिनिधि विपक्षी पार्टी के थे, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की। भारत और नेपाल के बीच में यह 7वीं ऐसी बैठक थी जब ये एक दूसरे के साथ में बैठे थे। इस प्रकार से एक प्रॉपर तरीके की मीटिंग यहां पर आयोजित की गई थी। तो आज के सेशन में हम इस पूरी मीटिंग की डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाले हैं। क्या क्या मीटिंग हुई, किस तरह से भारत और नेपाल के बीच में और संबंध प्रगाढ़ होंगे, चीन को काउंटर करने के अंदर यह मीटिंग कितना मायने रखती है, ऐसी क्या घटना घटित हुई जिससे एस जयशंकर साहब प्रसन्न नहीं थे, क्या भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्तों में आई थोड़ी सी खटास है, क्या वो इस मीटिंग के बाद में नॉर्मलाइज हो पाएगी। तमाम बातें आज के सेशन में हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जरूरी जानकारी है और वो जानकारी से देते हैं। जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक अपडेट दिया गया 4 और 5 तारीख का। कहा गया कि एस जयशंकर साहब नेपाल की यात्रा पर रहने वाले हैं जनवरी 4 और 5 के दिन। एस जयशंकर साहब ने 4 जनवरी को ट्वीट किया। आप कहेंगे कि ये जानकारी इतना लेट क्यों आ रही है? क्योंकि मालदीव, लक्षद्वीप बहुत ज्यादा मामला डिस्कशन में आ गया, तो पहले वो कवर करना जरूरी था। आज भी हमारे पास मालदीव को लेकर के अपडेट था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, फिर और कुछ खबरें छूट जाएंगी, इसलिए पहले इन्हें कवर कर लेते हैं, फिर समय मिलेगा तो ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं 4 जनवरी की कटिंग। 4 जनवरी के दिन एस जयशंकर साहब नेपाल पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस साल की मेरी पहली यात्रा है और मैं 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचा हूं, काठमांडू में इनका नमस्कार। ठीक है, यहां पर ये पहुंचते हैं और साथ में ये रामचंद्र पौडेल के साथ मुलाकात करते हैं, जो यहां के राष्ट्रपति हैं, जिनको भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वार्म ग्रीटिंग्स भेजी गई थी, उनको यहां पर हस्तांतरित करते हैं कि साहब वहां से मैं नमस्कार लेकर आपके लिए आया हूं। ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ आपकी मुलाकात होती है। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें भेजी गई जो वार्म विशेष हैं, उनका आदान प्रदान होता है और तस्वीरें जारी होती हैं। केवल इतना ही नहीं, यहां पर भारत के विदेश मंत्री ने हमारे सबके जो बड़े नेता हैं उनकी ग्रीटिंग्स तो वहां ट्रांसफर की ही की, इसके साथ साथ जो और बड़े पुराने नेता हैं उन सबसे भी मुलाकात की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देउबा जो हैं उनके साथ, जो पूर्व नेता हैं, फॉर्मर पीएम हैं, उनके साथ भी मुलाकात की। तो केपी शर्मा ओली, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है, जिसके काल में भारत और नेपाल के रिश्ते काफी खराब हुए चीन के कारण, क्योंकि इनके बारे में निकल के आया था कि कोई चीनी मैडम है, जब से वो नेपाल पहुंची हैं तब से ये भटक गए हैं, यहां से इनका काम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। भारत नेपाल का सीमा विवाद जो मैप को लेकर हुआ, वो भी इन्हीं के दौर में हुआ था। ठीक है, तो इनसे भी लेकिन कट सी मीटिंग की गई कि कोई बात नहीं, आज आप भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन कभी तो आएंगे और कभी नहीं तो कम से कम अपोजिशन में रह करके भारत के खिलाफ जहर तो नहीं उगलेंगे। तो चलिए आपसे भी शिष्टाचार मुलाकात कर ली जाती है। तो सभी बड़े नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात हुई। उसके बाद में दौर शुरू हुआ द्विपक्षीय वार्ताओं का। द्विपक्षीय दौर में जब यहां पर इनके विदेश मंत्री के साथ बैठक हो रही थी, यहां पर कुछ ऐसे कार्यों का आयोजन किया गया जिनके बारे में या तो भारत भविष्य में प्लान कर रहा है या पहले प्लान हो चुका था, उनका इनॉग्रेशन होना था। तो ये इनॉग्रेशन की तस्वीरें हैं, कुछ इनॉग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप इनके ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कई विषयों पर इनसे बात की है, जिनमें से लैंड, रेल, एयर की कनेक्टिविटी, साथ में डिफेंस का कॉपरेशन, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, पावर, वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, सिविल एविएशन, पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि तमाम जो 2 देशों के बीच के मुद्दे होने चाहिए, उन्हीं मुद्दों पर यहां पर प्रॉपर तरीके से बातचीत की गई। लेकिन इन मुद्दों पर आप विशेष फोकस करें, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बकायदा 5 बड़े एग्रीमेंट्स को एक्सचेंज किया, जिनमें पहला हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विकसित करना,
लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड, यानी कि नेपाल से भारत बिजली खरीदेगा। आपको मैं बताऊं कि नेपाल हिमालय में बसा हुआ देश है। चूंकि ऊंचाई बहुत है, तो जो पहाड़ों से होकर गुजरने वाली नदियां हैं, उनके ऊंचाई से गिरने से वाटर, जो मतलब पानी से जो बिजली पैदा होती है, हाइड्रो पावर जो पैदा होती है, वो नेपाल का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 80,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी है पर ईयर की नेपाल की, लेकिन वो उनमें से मात्र 3-4 हजार मेगावाट का ही उत्पादन कर पाता है, क्योंकि संसाधनों का अभाव है। ऐसी स्थिति में भारत ने इनसे कहा है कि आप डेवलपमेंट करिए, हम अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली आपसे खरीदना चाहते हैं, यानी प्रति साल आप हमको 1,000 मेगावाट बिजली बेच दीजिए। इस तरह से हमने लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड इनके साथ किया। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि हम सोलर के अंदर तो आपको मालूम ही है कि इंडिया बहुत लीड कर रहा है, ऐसे ही अगर मून पर कोई सैटेलाइट भेजना है उसके लिए भी एग्रीमेंट हुआ। साथ में हमने भारत की तरफ से इनको जो भूकंप राहत की 5वीं किश्त थी वो भी हैंडओवर की, जो इनके यहां पर जजारकोट के अंदर आई थी, उसकी राहत का 5वां खेप, मतलब पैसा जो है वो हमने इनको सौंपा। तो ये बड़े पॉइंट थे जो हमने यहां पर इनके साथ साझा किए। आपको याद होना चाहिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत के लिए एक बड़ी चिंता का बात बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन के द्वारा भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इन सबको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, श्रीलंका हो, इन सबको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत घसीटा जा रहा है। जहां तक सड़क पहुंचा सकता है सड़क पहुंचा रहा है, जहां एयर कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है वहां एयर, नहीं तो रेल, किसी ना किसी प्रकार से ये देशों को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे में भारत की चिंताएं तब बढ़ जाती हैं जब भारत ने नेपाल को एज ए बफर स्टेट समझा हुआ हो और उस बफर स्टेट में चीन के द्वारा एयरपोर्ट का, रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया जा रहा हो। आपको मैं याद दिलाऊं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्होंने पोखरा नामक स्थान पर जो एयरपोर्ट क्रिएट किया था नेपाल के अंदर चीनी निवेश से, उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बता दिया था। नेपाली पॉपुलेशन इस बात से बहुत नाराज हुई थी कि हमने चीन से केवल कर्जा लिया था, उन्होंने इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह कैसे दिया। और तो और चीन पहले इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में डालता है, और जब नेपाली लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर इनको यह डर है कि कहीं हम्बन टोटा जैसा हाल ना हो जाए जो श्रीलंका का हुआ है। जैसे उनका एक पानी के लिए बना हुआ पोर्ट अब चीन ने 100 साल के लिए अपने पास रख लिया है, कहीं ऐसा ना हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चीन के द्वारा नेपाल के पोखरा में जो एयरपोर्ट बनाया गया है, वो एयरपोर्ट नेपाल को नहीं पता था कि वो बीआरआई का हिस्सा है। नेपाल ने बीआरआई शुरू होने से पहले लोन लिया था उसके लिए, लेकिन चीन ने उसे बीआरआई का हिस्सा बना के अब अपने तरफ से यह अनाउंसमेंट कर दिया कि यह तो हमारा बीआरआई का हिस्सा है। यह हमने पहले भी आपको खबर दिखाई है, अगर आपको ध्यान हो। जब पोखरा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ तो चीन ने इसे इस तरह से दिखाया कि भाई हम लोग इसे बीआरआई कॉर्पोरेशन का हिस्सा मांगते हैं। डर किस बात का है? नेपाल के पास इतना पैसा है नहीं, क्योंकि पोखरा में इतना टूरिस्ट पहुंच नहीं रहा है। जाने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया से जाएंगी या कहीं और देश से आएंगी। ऐसी स्थिति में इनका पैसा निकलेगा नहीं, चाइना इसे फिर अपने यूज में ले लेगा। जैसे हम्बन टोटा का यूज वो आजकल जासूसी में करता है, भविष्य में पोखरा का यूज भी इस तरह से किया जा सकता है। यह नेपाल की चिंता तो है ही है, भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। यही कारण है कि भारत नेपाल को खाली नहीं छोड़ना चाहता, नेपाल को इस तरह नहीं छोड़ना चाहता कि पता चले कि तुम अब इजी गो हो जाओ चाइना के लिए, कि अब तुम अपनी मर्जी से इनके साथ में रहते रहो। तो भारत पोखरा को लेकर बड़ा संवेदनशील है। वहीं दूसरी ओर चीन के पास पैसे की कमी फिलहाल तो है नहीं। ऐसी स्थिति में चीन के जिगाजे नामक स्थान से एक रेलवे लाइन को भी पोखरा तक लाने का और भारत के बॉर्डर लुम्बिनी तक लाने का चीनी प्रयास जारी है। भारत चाहता है कि नेपाल को वो इस तरह से चीनी प्रकोप में आने से बचा पाए। इसी के चलते जयशंकर साहब यहां सभी प्रकार के लोगों से मुलाकात करते हैं और भारत की तरफ से भारतीय जो भी कॉपरेशन है उसे इन्हें व्यक्त किया जाता है। इसी क्रम में भारत ने इन्हें यह याद दिलाया कि हमने आपके यहां जब भूकंप आया था तब $1 बिलियन की सहायता की पेशकश की थी। उस $1 बिलियन की सहायता में हमने $250 मिलियन तो केवल आपको गिफ्ट में दिया था। $1 बिलियन की सहायता में हमने $250 मिलियन केवल सहायता में दिया था। $100 मिलियन आपको घर बनाने के लिए, $50 मिलियन हेरिटेज के लिए, 50 एजुकेशन के लिए और 50 जो है वो हेल्थ के लिए दिए गए थे। अब फिलहाल जो हमने 2017 में इनको फंड दिया था
उस फंड से 2017 से 2023 के बीच में काफी सारे भवनों का निर्माण हुआ, हेल्थ फैसिलिटी का निर्माण हुआ, अस्पताल के साथ साथ स्कूलों का निर्माण हुआ, भारत नेपाल मैत्री भवनों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार के निर्माणों को अभी फिलहाल जब एस जयशंकर साहब पहुंचे तो इनका इनॉग्रेशन किया गया। आप तस्वीरें के साथ यहां पर देख सकते हैं। जॉइंट माई कलीग फॉरेन मिनिस्टर एट द इनॉग्रेशन ऑफ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, 25 स्कूल्स, 32 हेल्थ फैसिलिटी एंड कल्चरल सेक्टर प्रोजेक्ट। यानी इंडिया का जो असल प्रयास है ना, वो नेपाल के अंदर एक कल्चरल करेंसी बनने का है या कल्चरल वैल्यू क्रिएट करने का है। भारत नेपाल में बहुत छोटे छोटे ऐसे कार्य करता है जिससे नेपाल के लोगों में भारत के प्रति सद्भाव विकसित हो, नेपालियों को यह लगे कि भारत हमारा है और वो हमारी बहुत बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखता है। अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, जहां से लोगों का क्लोज कनेक्ट होता है। हर दूसरा व्यक्ति एयरपोर्ट नहीं जाता, लेकिन हर व्यक्ति जीवन काल में एक बार अस्पताल और स्कूल जरूर जाता है। ऐसी स्थिति में इनका विकास होना और वहां पर भारत का लिखा होना, यह वहां के लोगों में परवरिश के काल से ही भारत के प्रति सद्भाव पैदा करता है। तो भारत का प्रयास इस तरह की चीजें विकसित करने पर होता है और उन्हीं का इनॉग्रेशन 5 जनवरी के दिन भारत के विदेश मंत्री के द्वारा नेपाल में किया गया। ठीक है साहब। अच्छा, इसके साथ साथ जो चाइनीज कंपनी है, उनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी मुआयना लोगों के मन में करा दिया गया। लोग समझदार हैं, लोग इस बात को समझते हैं। इसकी वजह से लोगों पर सकारात्मक असर भी पड़ता है और हमने प्रॉपर तरीके से बिजली का समझौता इनके साथ भी कर लिया। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर क्या निकल कर आता है। भारत के विदेश मंत्री के द्वारा नेपाल के जो युवा खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल जैसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट टीम जो नेपाल की है, उनके खिलाड़ियों से भी मिले और मिलने के साथ साथ उनको ये कमिटमेंट दिया कि आपको भी भविष्य में मौका दिया जाएगा। जैसे आप देखिए, जो असर पैसा नहीं करता वो खेल कर जाता है। विचार कीजिए कि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति प्रेम जो इन दिनों बढ़ा है, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान अफगानिस्तान की क्रिकेट का है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जब खेलना शुरू किया, वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान ने कई बड़ी टीमों को जब पटखनी दी, तो अफगानिस्तान में जो जश्न मना वो उनके अंदर आत्मसम्मान जगाने जैसा था। और चूंकि अफगानिस्तान की टीम को भारत ने डेवलप किया और अफगानिस्तान पाकिस्तान को चेज कर गया, तो ये इससे भारत को बहुत जबरदस्त तरीके का कम इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जबरदस्त मिला। भारत के पास में इस समय क्रिकेट नामक करेंसी है जो नेपाल को भी चखाई जा रही है। नेपाल के खिलाड़ियों को क्रिकेट का प्रलोभन कहिए या फिर इनकी तरफ से यह कहिए कि भैया तुम चिंता मत करो, बढ़िया से तैयारी करो, खिलाएंगे तुमको भी। अगर एक दो खिलाड़ी नेपाली आकर के भारत की आईपीएल में खेलना शुरू किए, धीरे धीरे वही जाकर नेपाल में खुद की क्रिकेट टीम खड़ी करेंगे। फिर उनको भारत, क्योंकि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी के अंदर तो बहुत अच्छा स्थान रखती ही है, ऐसी स्थिति में बीसीसीआई का रोल नेपाल को पोजीशन दिलाने में कामयाब होगा और इस तरह से एक बहुत ही प्यारा सा व्यवहार बनकर के देशों के बीच में आता है। अब चाहे खेल में हार जीत हो, लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़िया विकसित होता है खेलों से। यही कार्य इन्होंने यहां पर किया, यानी कि भारत हमेशा कल्चरली नेपाल के लोगों के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करता है। यही भारत ने अफगानिस्तान में भी प्रयास किया है। अस्पतालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, डैम का निर्माण, संसद भवन का निर्माण, सड़क का निर्माण, गारलैंड हाईवे का निर्माण और अब वहां की क्रिकेट टीम को तैयार करना, ऐसा ही काम हम नेपाल में भी कर रहे हैं। इससे लोगों के मन में बड़ा सकारात्मक भाव पैदा होता है। ठीक है साहब। तो यहां पर इनका जाना हुआ और इन्होंने बाकायदा जाने के बाद अपनी विजिट का प्रॉपर तरीके से अब दुनिया को अपडेट दे दिया। लेकिन अब एक चीज और निकल कर आई और वो क्या है, जयशंकर साहब जब यहां की यात्रा पर थे तो कुछ उन्हें खिन्न करने वाली घटनाएं, यानी उन्हें परेशान करने वाली घटनाएं भी घटित हुई। क्या हुआ, जब वो यहां पर थे तो उसी समय पर चाइनीज ऑफिशियल विजिट भी नेपाल में हो गई। अब आप ऐसे समझिए कि भारत नेपाल को बहुत ही इमोशनली अपने साथ लेना चाहता है, लेकिन चीन पैसे के दम पर अपनी तरफ लेना चाहता है। यानी हमारे पास प्यार है और उनके पास पैसा है। अब प्यार जीतेगा या पैसा, यह देखने वाली बात है। प्यार के साथ पैसे वाली जो कला है वो हमारे पास है, लेकिन उनके पास केवल पैसा है, प्यार नहीं है। क्योंकि नेपाल और उनका कोई भी कल्चर एक्सचेंज नहीं हो पाता। वो जिस तरह की चीज चाइनीज लोग मानते हैं, नेपाली मानते नहीं है। नेपाली मेजॉरिटी में हिंदू हैं और वो भारत से बहुत क्लोज कनेक्ट हैं। चाहे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा हो तो राम जी का जो ससुराल है वो नेपाल में है, वहां से भेंट चल करके आ रही हैं अयोध्या।
तो भारत के साथ बड़ा ही कल्चरल कनेक्ट है, लेकिन चीन नेपाल को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। यही कारण है कि जयशंकर साहब जब वहां पहुंचे उसी समय एक चाइनीज मतलब व्यक्ति जो है, जो बड़ा ऑफिशियल पद पर था, वो वहां पहुंच गया। और इस बात से जयशंकर साहब नाराज हुए कि भाई आप लोगों ने एक व्यक्ति को जो कि चीन में एक पोजीशन रखता है, उसे उसी समय पर क्यों आने दिया जिस समय मैं आया हुआ था। आप इधर देख सकते हैं, शी युगांग नाम के डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज यूनान प्रोविंस कमेटी के, वो भी नेपाल सेम टाइम पर आ पहुंचे और वो यहां पर आकर के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात किए। मतलब ये ऐसे हो रहा था कि भारत के विदेश मंत्री जाकर के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी तरफ से बढ़िया इंप्रेशन दे रहे हैं, भारत की तरफ उन्हें मतलब उनका मन जो है वो भारत की तरफ मोड़ रहे हैं। और उसी बीच में दूसरा चाइनीज नेता आकर के ब्रेन वॉश करने लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्रभाव में ये लोग आ जाएं और कहीं कोई दूसरी बात शुरू ना कर दें। ऐसी स्थिति में ये जो डेलीगेशन आया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेप्यूटी सेक्रेटरी का, जो यूनान प्रोविंस से चलकर आया, ये यहां के बड़े ही जो बड़े पद हैं